नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर सेकंड का जो वैल्यू एडेड पेपर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी कंप्लीट क्लास को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल अपनी ये क्लास दोनों मीडियम में रहेगी। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी आप अपलोड कीजिए, तो बिल्कुल उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पूरे सिलेबस की एक ही क्लास में। तो पहली यूनिट है आपकी जिसमें हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है। देखो पर्सनैलिटी क्या होती है, हम कई बार कहते हैं ना किसी को देख के कि यार उसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार है या इस तरीके की पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो पर्सनैलिटी होती क्या है, यानी व्यक्तित्व होता क्या है। Personality is the unique combination of characteristics, thoughts, feelings, and behaviors that make a person different from others. यानी कि व्यक्तित्व उन कुछ विशेष गुण, विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का संयोजन होता है जो किसी व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। It includes physical appearance, intelligence, emotions, values, beliefs and social behavior. इसमें हम शारीरिक संरचना, बुद्धिमत्ता, भावनाएं, मूल्य, विश्वास और सामाजिक व्यवहार को भी इंक्लूड करते हैं। पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय जेनेटिक, एनवायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। यानी व्यक्तित्व का निर्माण आनुवांशिक हो सकता है, आनुवांशिक होता है, पर्यावरणीय होता है और परिस्थितिजन्य कारकों से प्रभावित होता है। यानी कि जेनेटिक्स के तौर पे भी अच्छी पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अच्छा, अगर जैसे मान लो हम बोलते हैं ना कि जेनेटिकली ये क्वालिटी है, तो बुद्धिमान के घर में बुद्धिमान होना, या यूँ कहे कि जो जिस तरीके के जेनेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर करना, वह भी पर्सनैलिटी का शेप मिलता है उससे भी। और एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के फैक्टर क्या है, और सिचुएशन कैसी है, उन फैक्टर से हमारी पर्सनैलिटी का शेप होता है या निर्माण होता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास का परिचय। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एंड इन्हेंसिंग वंस पर्सनैलिटी ओवर टाइम। व्यक्तित्व विकास का अर्थ है कि समय के साथ अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना और निखारना। यानी कि एक समय से लेकर दूसरे समय तक हम जैसे-जैसे उम्र करते हैं या हम एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी में जो इम्प्रूवमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वर्किंग ऑन बिहेवियर एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें आत्मविश्वास बढ़ाना, संवाद कौशल को सुधारना, सकारात्मक दृष्टिकोण को डेवलप करना और व्यवहार व भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर काम करना शामिल होता है। इट ऑल्सो मीन्स बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ वन सेल्फ एंड मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू ग्रो पर्सनली एंड सोशली। इसका मतलब यह भी है कि व्यक्ति खुद को बेहतर समझे और व्यक्तिगत व सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए सजग प्रयास करता रहे। ये सारी बातें हम किस में देखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में देखते हैं। अगला है डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व के आयाम क्या-क्या है। द मेन डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड फिजिकल डायमेंशन यानी अपीयरेंस, हेल्थ, बॉडी लैंग्वेज एटसेट्रा। यानी जो शारीरिक हमारी आयाम है, उसमें हमारा रूप रंग, हमारा स्वास्थ्य और शरीर की भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज। मेंटल डायमेंशन यानी थिंकिंग एबिलिटी, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग पावर। मानसिक आयाम में हम सोचने की क्षमता कैसी है, मेमोरी क्षमता कैसी है हमारी, और निर्णय लेने की क्या योग्यता है। इमोशनल डायमेंशन यानी कंट्रोल ओवर इमोशंस, इमोशनल स्टेबिलिटी। यानी भावनात्मक आयाम में हम बात करते हैं कि भावनाओं पर हमारा नियंत्रण किस तरीके से और भावनात्मक तौर पर हम कितने संतुलित है। सोशल डायमेंशन में रिलेशनशिप, इंटरेक्शन विद अदर्स। सामाजिक आयाम में हम दूसरों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हमारा मेलजोल कैसा है दूसरों के साथ। और स्पिरिचुअल डायमेंशन में वैल्यूज, बिलीफ्स एंड इनर पीस की बात करते हैं, यानी कि हमारे मूल्य, हमारा विश्वास और हमारी आंतरिक शांति, ये हमारे आध्यात्मिक आयाम में आती है। यानी कि ये पर्सनैलिटी के डायमेंशंस होते हैं जिन पे हम पर्सनैलिटी की बातें करते हैं। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ फ्राइड एंड एरिक्सन, यानी कि फ्राइड और एरिक्सन ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्राइड का सिद्धांत यानी फ्राइड्स थ्योरी। Sigmund Freud proposed the theory of personality based on three components: ID, ego, and
सुपर ईगो। यानी सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है उसको 3 भागों पर आधारित बताया, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी क्या है? आईडी इज द इंस्टिंक्टिव पार्ट दैट सिक्स प्लेजर। यानी आईडी वह हिस्सा है जो केवल और केवल स्वाभाविक तौर पे क्या चाहता है? सुख की कामना रखता है, यानी कि आराम की कामना रखता है, दैट इज आईडी। ईगो की बात करें, इज द रेशनल पार्ट दैट बैलेंस आईडी एंड रियलिटी। यानी ईगो वह हिस्सा है जो हमारी आईडी में, यानी जो हम चाहते हैं और जो वास्तव में है, उनके बीच बैलेंस करता है, दैट इज ईगो। और सुपर ईगो क्या है? रिप्रेजेंट्स मोरल वैल्यूज एंड कंसाइंस। यानी जो सुपर ईगो है वो हमारे नैतिक मूल्यों को और आत्म चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, कि हमारे मोरल वैल्यूज को और हमारी जो आत्म चेतना है, इनर जो हमारी कंसाइंस है, उसको यह रिप्रेजेंट करता है, दैट इज सुपर ईगो। एग्जाम के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन थ्योरी को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। एरिक्सन गेव द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि एरिक्सन ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, विकास किया। इसको इंपॉर्टेंट लगाओ, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा कि सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत या साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी? दैट इज एरिक्सन। He believed personality develops in the 8 stages from infancy to old age। यानी एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का विकास शैशव अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक 8 चरणों से होकर गुजरता है। यानी 8 चरणों में हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। ईच स्टेज प्रेजेंट्स ए क्राइसिस और चैलेंज दैट मस्ट बी रिसॉल्व्ड टू ग्रो साइकोलॉजिकली। यानी हर एक स्टेज में व्यक्ति को एक चुनौती या एक संकट का सामना करना पड़ता है, जिसे सुलझाकर व्यक्ति मानसिक विकास करता है। यानी एरिक्सन ने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि हम जब बड़े होते हैं तब तक हम 8 स्टेज से होकर अपने पर्सनैलिटी का क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपको एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा और छोटा क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको स्टेप्स पूछी जा सकती है। जैसे शुरुआत में 0 से 1.5 वर्ष की आयु तक हमारा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पॉजिटिव आउटकम क्या होता है? बेसिक ट्रस्ट डेवलप्स विद गुड केयर। यानी अच्छी देखभाल से विश्वास पैदा होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, यदि उसकी कोई केयरिंग अच्छे से करता है तो उसमें ट्रस्ट पैदा होता है। और नेगेटिविटी क्या है? इनसिक्योरिटी एंड फियर। उसमें अविश्वास और डर डर भी रहता है, जैसे दूसरे को देखकर उसका रोना अपने आप, ये उसके स्वाभाविक है। फिर 1.5 से 3 वर्ष की आयु में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट, यानी स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। लर्न्स इंडिपेंडेंस, यानी कि वह स्वतंत्रता सीखता है। कि जैसे हम उसको टॉयलेट करने की ट्रेनिंग देते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, वह पैर उठा के चलना सीखता है, टॉयलेट करना सीखता है। एक इंडिपेंडेंस, अब तक उसको कोई करवा रहा था, लेकिन 1.5 से 3 वर्ष की आयु में वह खुद से सीखता है। और इसके नेगेटिव क्या है? फीलिंग ऑफ सेम और डाउट, यानी उसको शर्म और संदेह की भावना होता है। जैसे वह थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यदि उसने कच्चे में ही सुसु कर लिया, तो उसको एक शर्म यानी शेम उसको फील होता है, डाउट की भावना उसमें आती है। 3 से 6 वर्ष की आयु में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी वह अपनी तरफ से कोई पहल भी करता है, लेकिन उसको गिल्ट का भी भाव पैदा होता है। ट्राइज न्यू एक्टिविटीज विद पर्पज, नई चीज़ों को सीखने की पहल करता है। लेकिन नेगेटिव क्या है? गिल्ट फ्रॉम फेलियर और पनिशमेंट। अगर गलत हो गया तो मेरे को पापा मारेंगे, मम्मी मेरे को डांटेगी, इस तरीके की नेगेटिव आउटकम भी इसके होते हैं। तो इस तरीके से आपको हर स्टेप का पढ़ना है। इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान, आप इसको पढ़ते ही समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व विकास का महत्व क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। यानी व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति को व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर के रूप में आगे बढ़ने में क्या करता है? मदद करता है। चाहे उसको इंडिविजुअली आप देख लो, यानी पर्सनली आप देख लो, या फिर उसको प्रोफेशनली देख लो, दोनों में ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। इट इम्प्रूव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज एंड रिलेशनशिप। इससे आत्मविश्वास में, उसके संवाद कौशल में, नेतृत्व गुण में और संबंधों को बेहतर बनाने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। इट प्लेज ए की रोल इन करियर सक्सेस, सोशल एक्सेप्टेंस एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से करियर में सफलता मिलती है, सामाजिक तौर पे स्वीकार्यता आती है और समग्र खुशी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? व्यक्तित्व विकास या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। सफलता और असफलता की धारणा क्या है? यानी व्हाट इज सक्सेस। सबसे पहले बात ये करें कि सफलता किसे कहते हैं। यानी कि हम ज़्यादातर, जैसे आज मोस्टली अपने समाज का जो सिनेरियो वो कहता है कि जो पैसे वाला है वह सफल है अपनी लाइफ में। पैसे वाला क्या है?
सफल है यानी जिसने पैसा कमा रहा है अच्छा खासा, तो उसको हम बोलते हैं कि यार तू तो सक्सेस आदमी है। नहीं, देखो सफलता के मायने हर एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कई हैप्पी होना यानी खुश होना ही लाइफ का क्या है, जो लाइफ को आराम से 2 वक़्त की रोटी खा रहा है और खुशी से जीवन जी रहा है, वही उसकी लाइफ सक्सेस है। कई सरकारी नौकरी को लाइफ का सक्सेस मानते हैं। तो सक्सेस क्या है, हर एक के लिए अलग-अलग डेफिनेशन है। सक्सेस मीन्स अचीविंग वंस गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स, यानी सफलता का अर्थ है कि अपने लक्ष्यों को या इच्छित परिणामों को प्राप्त करना। आपने जो सोचा और वह आप प्राप्त कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या मानते हो, इसको सफलता मानते हो। इट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरीवन। ये हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, यानी कि सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। फॉर सम सक्सेस में बी वेल्थ, व्हाइल फॉर अदर्स इट कुड बी रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस और नॉलेज। किसी के लिए सक्सेस का मतलब धन है, तो किसी के लिए सम्मान और खुशी या ज्ञान हो सकता है। सक्सेस रिक्वायर्स प्लानिंग, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पॉजिटिव माइंडसेट। सफलता के लिए हमें अच्छी योजना, मेहनत, समर्पण भाव और सकारात्मक सोच होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम क्या कहते हैं, सफलता कहते हैं। हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस, अब सफलता प्राप्त करने में क्या हर्डल्स आती है, क्या बाधाएं आती है। सम कॉमन ऑब्स्टेकल्स टू अचीव सक्सेस, कुछ जो सामान्य बाधाएं हैं जो सबको ही फेस करते हैं, वो ये है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी का होना, फियर टू फेलियर असफलता का डर होना कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, पुअर टाइम मैनेजमेंट समय का ढंग से मैनेजमेंट नहीं करना। हम कहते हैं ना कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो दुनिया में सभी को ही कितने मिलते हैं, 24 आवर्स ही मिलते हैं। दैट मीन्स हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वह प्रॉपर नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक सोच रखना, यार ये तो मेरे से नहीं होगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फिर लैक ऑफ प्लानिंग और डायरेक्शन, योजना या दिशा की क्या होना, कमी का होना। बात करते हैं ओवरकमिंग हर्डल्स। अब इन बाधाओं को कैसे कम किया जा सके या इन पे कैसे काबू किया जा सके। तो कैसे किया जा सकता है, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड यानी सकारात्मक रहो और प्रेरित रहो। सेट क्लियर ऑफ गोल्स, अपने जो लक्ष्य हैं क्या हमें हासिल करना है वो क्लियरली सेट कीजिए। मैनेज टाइम इफेक्टिवली, जो समय है उसका सही ढंग से उपयोग कीजिए, उसका सही प्रबंधन कीजिए। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, असफलताओं से सीखना कि मैंने कहाँ क्या कमी रह गई थी मेरी, कि मैं उस कमी को अब पूरा कर लूँगा तो अपने आप ही मैं सक्सेस हो जाऊँगा। तो जो हमारी फेलियर्स है उनसे हमें सीखना है। सीक गाइडेंस व्हेन नीडेड, और ज़रूरत पड़ने पे हमें क्या लेना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। ईगो नहीं रखना है कि मैं नहीं पूछ सकता या मैं थोड़ा ना पूछूंगा। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ हमें क्या लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। इस तरीके से हम अपनी हर्डल्स को कम कर सकते हैं। नाउ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस, और सफलता के लिए कौन कौन से जो कारक है जो जिम्मेदार है, की फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस, यानी कि कड़ी मेहनत और लगातार नियंत्रण प्रयास करना, दैट इज की फैक्टर, कि हमें हार्ड वर्किंग रहना है और हमें लगातार अपने को काम करते रहना है। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। प्रॉपर प्लानिंग यानी सही योजना बनानी है। टाइम मैनेजमेंट, समय का सही ढंग से प्रबंधन करना है। और कंटिन्यूस लर्निंग, सतत शिक्षा रखनी है। ऐसे नहीं कि हमने लर्निंग छोड़ दी। लर्निंग का मतलब होता है कि हमने जो किया उसका एनालिसिस करना, उनसे सीखना, उससे सीखना और उसको वापस जो गलत हो गया उसको नहीं दोहराना, दैट इज लर्निंग फेज। अब बात करते हैं व्हाट इज फेलियर, तो असफलता क्या है। यानी जो हमने गोल सेट किया था, हमने जो सोचा, हमारी जो इच्छा है, उस इच्छा का नहीं मिलना ही क्या हो गया, असफलता हो गई। आपने सोचा मेरी सरकारी नौकरी हो और सरकारी नौकरी नहीं मिलना, तो आप क्या कहोगे, मैं लाइफ में सफल नहीं हूँ। तो असफलता का मतलब क्या होता है, फेलियर मीन्स नॉट अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी असफलता का अर्थ है जो हमारे इच्छा थी उस तरीके से इच्छित परिणाम प्राप्त न होना, क्या है, फेलियर है। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड ऑफन ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, ये जीवन का एक हिस्सा है और कई बार सफलता की ओर ये पहला कदम होता है। यानी कि फेलियर होना यानी असफल होना कोई लाइफ नहीं है, असफल होना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ यानी जब हम कोई काम करेंगे तो हम असफल और सफल दोनों ही होंगे। तो असफल होना हर बार पीछे जाना नहीं है, ये कई बार सफलता की ओर हमारा पहला प्रयास भी बनता है। फेलियर टीचेज वैल्यूएबल लेसन्स एंड हेल्प्स ए पर्सन इम्प्रूव, असफलता व्यक्ति को महत्वपूर्ण सीख देती है और साथ ही में सुधार करने का अवसर भी देती है कि हमें आगे क्या गलती नहीं दोहरानी है। ये हमें कौन सिखाता है, असफलता ही सिखाती है। कोजेज ऑफ फेलियर यानी असफलता के क्या कारण है, हमें असफलता क्यों होती है, उसके क्या कॉमन कारण है। तो पहला लैक ऑफ फोकस और कमिटमेंट, यानी ध्यान और प्रतिबद्धता की क्या होना, कमी होना। पुअर प्लानिंग यानी गलत योजना बनाना या कमजोर प्लानिंग बनाना।
ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस यानी या तो ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास होना या बहुत कम विश्वास होना। नेगेटिव एटीट्यूड यानी नकारात्मक सोच का होना। फ़ियर ऑफ टेकिंग रिस्क यानी जोखिम लेने से डरना, ये कारण हो सकते हैं कि हमें फेलियर देखनी पड़े। अब आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वी स्टैंड्स फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स यानी कि स्वॉट का विश्लेषण का अर्थ हुआ कि ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे। इट इज द टेक्निक यूज टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ ऑफ और एन ऑर्गेनाइजेशन बेटर। ये किसी व्यक्ति को या संस्था को बेहतर ढंग से समझने की क्या है, एक तकनीक है। उस तकनीक का नाम क्या है? स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट एनालिसिस को हम बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में। स्ट्रेंथ्स यानी कि हमारी ताकतें, इंटरनल क्वालिटीज दैट हेल्प योर सक्सीड यानी आपके आंतरिक वो गुण जो आपकी सफलता में क्या होंगे? सहायक सिद्ध होंगे। वीकनेस, इंटरनल इश्यूज दैट नीडेड इम्प्रूवमेंट, कमजोरियाँ यानी वो आंतरिक गुण या आंतरिक बातें या आंतरिक कमियां जिन्हें हमें सुधारने की क्या है? आवश्यकता है। अपॉर्चुनिटीज, एक्सटर्नल चांसेस टू ग्रो और सक्सीड, अवसर यानी बाहरी स्थितियां जो विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। और थ्रेट्स, एक्सटर्नल चैलेंजेस दैट कैन अफेक्ट प्रोग्रेस, खतरे वो बाहरी चुनौतियां जो प्रगति को क्या करेगी? प्रभावित कर सकती है। तो हमें स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है और उन अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग चैलेंज क्या है। इनका अगर यदि हम एनालिसिस करते हैं तो हम हमारे डिजायर्ड जो टारगेट्स है, गोल्स है, उनको हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। बात करते हैं आगे यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे एटीट्यूड एंड मोटिवेशन कि हमारा एटीट्यूड और हमारा मोटिवेशन हमारी सक्सेस को किस तरीके से डिफर करता है या अफेक्ट करता है। यहाँ पे आपके लिए खास इंपॉर्टेंट सूचना कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन पेपर की हमने क्या कर दी है? अपलोड कर दी है और डिटेल क्लास ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड है। तो आप तैयारी कर रहे हो पीडीएसयू के सेमेस्टर सेकंड और थर्ड की, सेकंड और फोर्थ की, तो हमने ऑलमोस्ट सारी क्लासेज आपकी अपलोड कर दी है। फिर भी यदि कोई क्लास बाकी है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले बात करते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिवृत्ति या दृष्टिकोण या नजरिया। एटीट्यूड हमेशा जैसे बोलते हैं ना, भाई तेरे में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड का मतलब हमेशा एक वर्ड ही नहीं। एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो क्या होता है एटीट्यूड, समझते हैं। एटीट्यूड रेफर्स टू ए पर्सन्स मेंटल एंड इमोशनल आउटलुक टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और सिचुएशंस। अभिवर्ती किसी व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक सोच होती है जो लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, घटनाओं के प्रति या परिस्थितियों के प्रति वह रखता है। यानी कि कोई व्यक्ति क्या सोचता है दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, कोई घटना होती है उसके बारे में, और जो सामने सिचुएशन होती है उनके बारे में, उसकी जो मानसिक सोच है, उसकी जो इमोशनल फीलिंग है, वह उसकी क्या बताती है? उसकी एटीट्यूड को बताता है। इट इज़ द वे ए पर्सन थिंक्स एंड फील्स अबाउट समथिंग विच इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। यह उस चीज़ों के प्रति उसकी सोच और भावना होती है जो उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी न्यूट्रल। यानी दृष्टिकोण सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक होता है या तटस्थ होता है। जैसे मान लो मैं आपको एक ये बात कहूँ कि जैसे पिछले साल जयपुर में एक वो जो पेट्रोलियम का भरा हुआ वो जो एक ट्रक पलट गया था जिससे चारों तरफ आग लग गई थी और कुछ लोग खत्म हो गए। मैंने आपसे पूछा कि भाई एक इस तरीके की दुर्घटना हुई है, आपका क्या कहना है? तो अगर आप नेगेटिव होंगे तो आप ये कहोगे कि मरने तो रहे से मरेंगे वगैरह वगैरह, ये हो गया एक आपका जवाब। एक आपका ये हो गया नहीं यार वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, सरकार को इसके जरिए ये करना चाहिए या लोगों को इसके लिए ये करना चाहिए या इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए, वहाँ यू टर्न नहीं होना चाहिए। बहुत सी बातें आपने बताई। और एक ये होता है यार मैं क्या करूँ? मैं तो उसको कुछ कर नहीं सकता, अब क्या ही बताएँ? तो यानी कि एक हो गया न्यूट्रल होना, यानी कि ना कुछ असर होना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो एटीट्यूड 3 तरीके का हो सकता है। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड, यानी जो दृष्टिकोण है उसका क्या महत्व है। एटीट्यूड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। जो दृष्टिकोण है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए पॉजिटिव एटीट्यूड कैन लीड टू बेटर रिलेशनशिप, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। यदि आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होता है तो आप अच्छे संबंध बना पाते हो,
व्यावसायिक तौर पे विकास कर पाते हो और व्यक्तिगत संतोष की प्राप्ति करते हो। यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमें ग्रोथ की ओर लेके जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड फेसिंग चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस। ये हमारा जो तनाव प्रबंधन है उसमें और आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों को सामना करने में क्या करता है, हेल्प करता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड। कौन से फैक्टर है जो हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक। पहला, फैमिली बैकग्राउंड, यानी हमारा परिवार की पृष्ठभूमि क्या है। पीयर इन्फ्लुएंस, यानी हमारे साथियों का हम पर क्या इम्पैक्ट है या हमारे संगत कैसी है। एजुकेशन एंड नॉलेज, हमारी शिक्षा और हमारे ज्ञान का स्तर क्या है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी जीवन के अनुभव क्या है, यानी जिसने कभी दुख देखे नहीं उसको क्या पता। तो जीवन की जो हमारे अप्स एंड डाउन्स है, जो लाए अनुभव है, वो भी हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। मीडिया एक्सपोजर, यानी मीडिया का क्या प्रभाव हम पे पड़ रहा है। कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स, यानी जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं और जो हमारे धार्मिक विश्वास है वो भी हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। अगला अपना सेगमेंट है दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या एडवांटेजेज है, यानी कि यदि हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा तो हमें इसके क्या लाभ होंगे। ए पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रिंग्स ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म, यानी जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो हमें आशावाद की ओर लेके जाएगा, हमें आत्मविश्वास लाएगा और हम हमेशा एंथुजियास्टिक रहेंगे, यानी कि उत्साह से भरे हुए होंगे। इट इम्प्रूव्स हेल्थ, स्ट्रेंथ्स, रिलेशनशिप्स, इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमारे अंतर संबंधों को मजबूत बनाता है, कार्यक्षमता को बढ़ाता है और समस्याओं का समाधान करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्ड्स ए हैप्पी एंड पीसफुल माइंडसेट। और साथ ही में ये अवसरों को आकर्षित करता है और मन को शांत और प्रसन्न बनाए रखता है। यानी कि यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हो या पॉजिटिव एटीट्यूड के हो तो आपको लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटी कह लो या सक्सेस की जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि लोग आपसे अच्छे रिलेशनशिप बना के रखेंगे या आप लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाओगे। आप अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और आपका जो नेचर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, तो अपने आप ही आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे और साथ ही में आपका पीसफुल माइंडसेट रहेगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड के लाभ है। अब बात करें नेगेटिव एटीट्यूड, यानी नकारात्मक दृष्टिकोण, जिसके हमेशा हमें क्या मिलेंगे, हानि ही मिलेगी, नुकसान ही होंगे। तो क्या है, ए नेगेटिव एटीट्यूड कॉजेज पेसिमिज्म, फियर एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी नकारात्मक दृष्टिकोण निराशा, भय और प्रेरणा की कमी पैदा करता है हमेशा। इट क्रिएट्स स्ट्रेस, डैमेजेस रिलेशनशिप, रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस एंड ब्लॉक ग्रोथ। ये तनाव पैदा करता है, संबंधों को खराब करता है और आत्मविश्वास को कम करता है और साथ ही में ये हमारी ग्रोथ को रोक देता है। इट लीड्स टू कंप्लेंट्स, ब्लेम एंड डिससेटिस्फेक्शन इन लाइफ। ये हमारे जीवन में हमेशा शिकायतें रखता है, हम लोगों पर दोष दोष लगाते रहते हैं और हमें एक असंतोष की भावना होती है। यानी कि नेगेटिव माइंडसेट का आदमी हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है या यूँ कहे अपनी जो कमियां हैं उसके लिए दूसरों को दोषी बताता रहता है। उसके मन में शिकायतें रहती है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा होता तो हम ये कर लेते। वह कहीं दावत में भी जाएगा तो वहाँ भी जाके ये कहेगा कि सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है। तो यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड ही है जो हमें कई तरह के नुकसान देता है और हमारी लाइफ का जो ग्रोथ है, यानी जो हमारी सक्सेस से दूरी है वो हमारी बढ़ जाती है नेगेटिव एटीट्यूड होने की वजह से। नेक्स्ट है वेज टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि अब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करें तो किन तरीकों से कर सकते हैं। यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण को निम्न तरीकों से हम डेवलप कर सकते हैं। पहला, सराउंडिंग योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपुल, यानी अपने आसपास सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखिए या यूँ कहें उनके साथ जीवन या उनके साथ समय बिताएं। प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस, यानी कृतज्ञता हो और दयालुता का अभ्यास करना चाहिए। यानी कि किसी ने आपका काम किया है तो आप उसके प्रति क्या हो, एक ग्रेटिट्यूड रखें, कृतज्ञता रखें, एक धन्यवाद जैसा व्यवहार रखें और आप हृदय से काइंडनेस अपन लेके आए यानी दयालु बनने की अभ्यास करें। सेटिंग एंड अचीविंग स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करें और अपने आप की फीट थपथपाए कि मैंने ये कर दिखाया। थिंकिंग कंस्ट्रक्टिवली एंड अवॉइडिंग नेगेटिविटी, रचनात्मक सोच अपनाएं और नकारात्मकता से दूर रहे। रीडिंग इंस्पिरेशनल बुक्स, यानी जो प्रेरणादायक किताबें हैं, कहानियां हैं, उनको पढ़े और लिसनिंग टू मोटिवेशनल टॉक्स, और ऐसी बातें सुने जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो। इन सब की प्रैक्टिस करना ही हमारा जो एटीट्यूड है उसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। अगला है डिफरेंस बिटवीन पर्सनैलिटी
पर्सनैलिटीज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, यानी ऐसा व्यक्तित्व है जो कोई पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और कोई नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, तो दोनों में क्या अंतर है। पीपल विद पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, दे स्टे काम एंड फोकस्ड, ऐसे व्यक्ति शांत होते हैं और अपने काम पर केंद्रित होते हैं। सी प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज, ऐसे व्यक्ति समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं। एनकरेज अदर्स एंड देमसेल्वेज, स्वयं को प्रेरित करते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, समाधान की ओर इनका ध्यान ज़्यादा होता है। मेंटेन गुड रिलेशनशिप, ये अच्छे संबंध बनाने वाले होते हैं। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं वो ये सब होते हैं। अब बात करें नेगेटिव एटीट्यूड वाले, पीपल विद नेगेटिव एटीट्यूड रिएक्ट विथ एंगर और फियर, क्रोध का और भय से ये प्रतिक्रिया देते हैं। सी प्रॉब्लम्स एज बर्डन, ये समस्याओं को बोझ की तरह मानते हैं। कंप्लेन एंड ब्लेम अदर्स, शिकायतें करते हैं और दूसरों पर दोष देते हैं। फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स, ये बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि ये उसके सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, ये बताएंगे कि सॉल्यूशन क्या है और उसके क्या और अलग डायमेंशन है। स्ट्रगल विद रिलेशनशिप, और संबंधों में ये हमेशा कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं रख पाते। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की अवधारणा क्या है। मोटिवेशन इज द इंटरनल ड्राइव और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दैट एनकरेजेज ए पर्सन टू एक्ट और अचीव गोल्स, यानी मोटिवेशन क्या होता है। जैसे हम नहीं कहते क्या कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, क्यों किया भाई, स्टूडेंट्स के कुछ गोल्स होंगे ना, उन गोल्स के लिए स्टूडेंट ढीले नहीं पड़ जाए, लूज ना हो जाए, इसलिए उन गोल्स को अचीव करने के लिए बाहर से इनको कुछ ऐसा सुनाया जाए या इनको कुछ ऐसा इंसेंटिव दिया जाए या ऐसा कुछ कहा जाए कि इनके अंदर एक चेतना पैदा हो, एक प्रेरणा पैदा हो और ये अपने गोल्स के लिए क्या करे, काम करना स्टार्ट करे। तो मोटिवेशन का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा आंतरिक और बाहरी ऊर्जा या ऐसा प्रभाव जो किसी व्यक्ति को कार्य करने या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करता हो, प्रेरित करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। इट इज द फोर्स दैट एनर्जाइजेज बिहेवियर एंड कीप्स ए पर्सन मूविंग फॉरवर्ड, ये वह शक्ति है या जो व्यवहार को सक्रिय करती है और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मोटिवेशन कैन बी इधर सेल्फ ड्रिवन और इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड फैक्टर्स, ये जो प्रेरणा है वो आत्म प्रेरित हो सकती है, यानी कि अपने आप अंदर से आ सकती है, जिसको हम प्रेरणा भी कहते हैं, यानी इंस्पिरेशन कहते हैं, और ये बाहरी कारकों से भी प्रभावित हो सकती है। तो मोटिवेशन का मतलब हुआ वो ताकत जो हमें गोल्स के लिए काम करने के लिए क्या करती हो, प्रभावित करती हो या प्रेरित करती हो, उसको हम किस नाम से जानते हैं, मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का महत्व क्या है। पहला, मोटिवेशन इज एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये जो प्रेरणा है वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है। इट हेल्प्स इन सेटिंग गोल्स, स्टेइंग फोकस्ड, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एंड अचीविंग सक्सेस, ये हमारे लक्ष्यों को तय करने में, यानी कि हमारे जिंदगी जीवन के क्या लक्ष्य होने चाहिए उसको तय करने में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ध्यान केंद्रित करने में, यानी फोकस करने में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, और वो जो बाधाएं हैं उनको पार कर कर सफलता प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर प्रोडक्टिव, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, प्रेरित प्रेरित व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। यानी कि जो मोटिवेटेड स्टूडेंट होता है वह एग्जाम में जब अपीयर होता है तो बहुत ही जोश और होश के साथ अपीयर होता है और एक अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करता है। और ये मोटिवेशन कब आता है, जब बाहर से कोई ऐसा फोर्स आपको मिले, ऐसी कोई प्रेरणा आपको मिले जो आपके गोल्स के लिए आपको पढ़ने पर क्या करती हो, प्रेरित करती हो। अगला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी आंतरिक और बाहरी बाह्य प्रेरणा या अभिप्रेरणा भी इसको कहते हैं। आपको एग्जाम में यदि हिंदी में अभिप्रेरणा भी शब्द मिल जाए तो इससे चौंकिएगा नहीं। देखो इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। इंटरनल मोटिव्स कम फ्रॉम विद इन द पर्सन सच एज पर्सनल एम्बिशन, इंटरेस्ट, पैशन, सेल्फ रेस्पेक्ट और डिजायर फॉर ग्रोथ, यानी जो आंतरिक प्रेरणा है वह व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती है। जैसे उसकी खुद की महत्वाकांक्षा क्या हो, उसकी क्या रुचि है, उसका जुनून क्या है, यानी पैशन क्या है, और उसकी जो आत्मसम्मान या विकास की जो इच्छा है, इन सब से जो अंदर से जो शक्ति पैदा होती है, जो प्रेरणा पैदा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं।
फिर बात करें एक्सटर्नल मोटिव्स कम्स फ्रॉम आउटसाइड सच एज रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सैलरी, प्रेज और कंपटीशन। यानी जो बाहरी प्रेरणा है वो बाहरी स्रोतों से आती है। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको उसके लिए पुरस्कार मिल गया, आपकी प्रशंसा हो गई, पीठ थपथपा दी गई, आपका वेतन बढ़ा दिया गया, आपकी प्रशंसा कर दी गई, सराहना कर दी गई और किसी प्रतियोगिता में आपको क्या मिल गया, अवार्ड मिल गया। तो ये चीज़ें क्या है, बाहरी प्रेरणा होती है। जैसे मान लो हमने कहा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप यूनिवर्सिटी में क्या हो, मेरिट होल्डर बनो, गोल्ड मेडलिस्ट लो। तो ये जो गोल्ड मेडलिस्ट है ये क्या है, बाहरी प्रेरणा है, ये आपका पुरस्कार है कि आप अच्छे पढ़ोगे तो गोल्ड मेडलिस्ट मेडलिस्ट बनोगे। ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। और वहीं आपके अंदर से आए कि नहीं मुझे अच्छे से पढ़ना है, अगर ये मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मैं मेरे पैशन को फॉलो कर पाऊंगा और मेरा इंटरेस्ट है मैं उसके लिए काम कर पाऊंगा। तो ये आपका इंटरनल मोटिवेशन होगा। बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। अब आत्म प्रेरणा का क्या महत्व है, यानी कि जब हमारे अंदर से मोटिवेशन जागरूक होता है या जागता है उसको हम क्या बोलते हैं, आत्म प्रेरणा कहते हैं। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स द एबिलिटी टू इंस्पायर वन सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। यानी आत्म प्रेरणा का अर्थ हुआ कि बिना किसी बाहरी सहायता के खुद को प्रेरित करने की क्षमता। यानी कि हम कहते हैं ना कि मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मुझे बाहरी मोटिवेशन की नीड नहीं है, तो उसको बोलते हैं आत्म प्रेरणा। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, एनकरेजेज डिसिप्लिन एंड प्रमोट्स इंडिपेंडेंस। ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, अनुशासन को बढ़ावा देती है और साथ ही में आत्मनिर्भरता की जो भावना है उसको ये प्रोत्साहित करती है। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स टेक इनिशिएटिव, हैंडल फेलियर बेटर एंड कीप स्ट्राइविंग फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसे जो आत्म प्रेरित व्यक्ति होते हैं वो नए नए इनोवेशंस करते हैं, यानी पहल करते हैं, असफलता को बेहतर तरीके से संभालते हैं, यानी असफलता में वह डगमगाते नहीं हैं, असफलताओं से सीखते हैं और उसमें क्या करते हैं, सुधार करके लगातार प्रयास करते रहते हैं। दैट इज सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंस। अगला आता है फैक्टर्स लीडिंग टू डीमोटिवेशन, यानी प्रेरणा विहीनता के क्या कारण है। यानी कि डीमोटिवेशन का मतलब होता है जो हमारी प्रेरणा को क्या करता हो, कम करता हो, डीमोटिवेट करता हो, हमें वापस नीचे की ओर धकेलता हो। वो कौन कौन से कारक है। पहला है लेक ऑफ एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड, यानी सराहना और पुरस्कार की कमी। जैसे मान लो जब आप छोटे थे तो आपने एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, ठीक है, आप स्कूल में नए नए जा रहे थे, आप छोटे बच्चे थे, आपने ड्राइंग बनाई और आपने ड्राइंग बना के अपने पापा को दिखाई और पापा ने कहा कि क्या ये क्या बनाया है, ऐसे काम मत किया कर। आप क्या हो गए, डिमोटिवेट हो गए। तो आपको क्या नहीं करी, आपका एप्रिसिएशन नहीं हुआ, आपको सराहना नहीं की गई। ऐसा नहीं कहा गया वाह मेरे बेटे बहुत अच्छी आपने बनाई, बिल्कुल एक और बना। तो अगर ये सराहना होती है तो आप मोटिवेट होते हो, और यदि जब सराहना नहीं होती है तो आपका अंदर से मोरल कमजोर हो जाता है। इसको बोलते हैं लेक ऑफ एप्रिसिएशन। फिर है फियर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन। कई बार हमें असफल होने का डर रहता है या अस्वीकृत होने का, यानी कि रिजेक्ट ना हो जाए इसका डर रहता है। इस वजह से भी हम डिमोटिवेट रहते हैं। स्ट्रेस एंड फेटिग्यो, यानी तनाव और थकान रहती है। फिर है नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म, यानी लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे इससे डरना, और नकारात्मक रिएक्शन क्या आएगा। यानी कि जैसे मान लो आपने कोई काम किया, उस पे लोगों का नेगेटिव फीडबैक आ गया, तो नेगेटिव फीडबैक आने से आप क्या हो गए, डिमोटिवेट हो गए। तो ये भी एक फैक्टर है। लैक ऑफ क्लियर गोल्स, यानी जब हमने गोल्स हमारे क्लियरली नहीं सेट कर रखे तो भी हम क्या होते रहते हैं, डिमोटिवेट होते रहते हैं। ये कुछ फैक्टर है जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड है हमारी सेल्फ एस्टीम और वैल्यूज से रिलेटेड, यानी आत्मसम्मान और मूल्य। बात करते हैं, शुरू करते हैं। लो, सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान, यानी कि हम अपने आप को कितना सम्मान देते हैं, यानी हम खुद को अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, हमारे बारे में हम क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं। सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू द ओवरऑल ओपिनियन एंड फीलिंग ए पर्सन हैज अबाउट देमसेल्व्स, यानी आत्मसम्मान वह धारणा है और भावना होती है जो व्यक्ति अपने बारे में रखता है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मच ए पर्सन वैल्यूज, रेस्पेक्ट एंड बिलीव्स इन देयर ओन वर्थ एंड एबिलिटीज। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति खुद को कितना महत्व देता है, क्या सम्मान करता है और अपनी क्षमताओं में कितना विश्वास रखता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं ये काम कर लूंगा, तो ये हमारी क्या है, कॉन्फिडेंस। और हमें ये क्यों है, क्योंकि हम पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम के हैं, क्योंकि हमें हमारी जो एबिलिटीज है उन पर हमें क्या है, विश्वास है। पीपल विद हेल्दी सेल्फ स्टीम बिलीव दे आर वर्दी टू लव, रेस्पेक्ट एंड सक्सेस, यानी जिन लोगों का आत्मसम्मान स्वस्थ होता है, यानी यूं कहें
पॉजिटिव होता है वो मानते हैं कि वे प्रेम, सम्मान और सफलता के लिए क्या है, योग्य हैं। कई व्यक्ति ये बोलते हैं ना कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, वो लो सेल्फ एस्टीम के व्यक्ति होते हैं। और जो इससे भरपूर होते हैं वो इन सब के लिए को अपने योग्य मानते हैं या इन सब के लिए खुद को योग्य समझते हैं। सिम्टम्स ऑफ हेल्दी सेल्फ एस्टीम यानी जो सकारात्मक आत्मसम्मान है उसके क्या लक्षण होते हैं। दे आर कॉन्फिडेंट इन देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को लेकर और अपने निर्णयों में आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। दे एक्सेप्ट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। वो अपनी शक्तियों को यानी ताकतों को और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। दे कैन हैंडल क्रिटिसिज्म विदाउट फीलिंग हर्ट। ऐसे लोग आलोचना को बिना हर्ट हुए, बिना आहत हुए सहन करते हैं और स्वीकार करते हैं। दे बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर्स। ऐसे लोग दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। दे हैव ए पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ एंड देमसेल्वेज। ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले होते हैं। एडवांटेजेज ऑफ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम यानी जब हम पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम रखते हैं तो इसके हमें क्या लाभ मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं। यानी सकारात्मक आत्मसम्मान के जो लाभ होते हैं वो इस प्रकार हैं। इससे बेटर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ बनती है, यानी बेहतर सामाजिक स्वास्थ्य और भावनात्मक मजबूती आती है। कॉन्फिडेंस टू टेक डिसीजंस एंड फेस चैलेंजेज। निर्णय लेने में और चुनौतियों का सामना करने में आत्मविश्वास पैदा होता है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड सोशल बिहेवियर। ये हमारी कम्युनिकेशन को और हमारे सामाजिक व्यवहार को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, उसको सुधारता है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। ये हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाता है और हमारी सफलता के रास्ते सुनिश्चित करता है। हैप्पीनेस एंड इनर पीस। ये हमारी खुशी को और हमारी जो मानसिक शांति है, जो आंतरिक शांति है, उसको ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। डूज टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम यानी कि हमें अब हेल्दी या पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम को यदि हमें डेवलप करना है तो हमें क्या काम करने चाहिए। पहला, बिलीव इन योर सेल्फ, योर एबिलिटीज एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। यानी हमें हमारे क्षमताओं पर विश्वास रखना है और खुद को स्वीकार करना है। सेट अचीवेबल गोल्स एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस। यानी ऐसे लक्ष्य हमें सेट करने हैं जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमें छोटे छोटे सफलता मिली है हमें उसको इंजॉय करना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड फोकस ऑन पॉजिटिव्स। यानी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, लोगों के प्रति धन्यवाद का व्यवहार रखना चाहिए और सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। यानी सहयोग करने वाले और हमें मोटिवेट करने वाले लोगों के साथ हमें समय बिताना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से हमें दोस्ती रखनी चाहिए। लर्न फ्रॉम फेलियर्स इंस्टीड ऑफ फीलिंग डिस्करेज्ड। यानी असफलताओं से हमें सीखना है, ना कि उनको देखकर हताश होकर हमें बैठना है। यानी कहने का मतलब असफलता से हताश होने की बजाय उनसे हमें सीखना है और एक अनुभव लेते हुए हमें सफलता की ओर आगे बढ़ना है। ये सब करेंगे तो हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, जो हमारा आत्मसम्मान है, वह विकसित होगा और पॉजिटिव होगा। डोंट्स टू अवॉइड वाइल बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम्स। यानी कि हमें सेल्फ एस्टीम जब हम बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स कॉन्स्टेंटली। यानी हमें खुद को लगातार दूसरों से क्या नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक और क्रिटिसिज्म है, यानी हमें नकारात्मक सोच और खुद की आलोचना करने से हमें बचना चाहिए। डू नॉट चेस परफेक्शन ऑल द टाइम। हर समय हमें परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी है, यानी कि बहुत सी बार हमें पूर्णता की बजाय प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। अवॉइड टॉक्सिक पीपल वो पुल यू डाउन। ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो हमें नीचा दिखाते हैं। डू नॉट इग्नोर योर अचीवमेंट्स और क्वालिटीज। और अपनी जो उपलब्धियां है और जो अपने गुण है उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। ये सब नहीं करेंगे तो हम किसकी ओर जाएंगे, हम हमारी सेल्फ एस्टीम को पॉजिटिवली बिल्ड करने की ओर अग्रसर होंगे। अब बात करते हैं लो सेल्फ एस्टीम यानी कि कम आत्मसम्मान का होना। लो सेल्फ एस्टीम मीन्स ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ए नेगेटिव व्यू ऑफ वन सेल्फ। यानी कम आत्मसम्मान का अर्थ होता है कि आत्मसम्मान की कमी होना और स्वयं के प्रति नकारात्मक सोच होना। पीपल विथ लो सेल्फ एस्टीम ऑफन डाउट देयर वर्थ एंड एबिलिटीज। और ऐसे लोग अक्सर अपनी योग्यता पर और अपनी जो वैल्यू है, खुद का जो मूल्य है या वैल्यू कह सकते हैं, क्वालिटीज है, उन पर क्या करते हैं, संदेह करते हैं। दे मे फील अनवांटेड, अनलव्ड एंड इनकेपेबल ऑफ सक्सेस। ऐसे व्यक्ति खुद को अवांछित समझने लगते हैं, खुद से वह अप्रेम हो जाते हैं, यानी खुद को वह नहीं चाहते और असफल समझते हैं खुद को। ऐसे व्यक्ति को या इस तरीके की भावना को हम किस नाम से जानते हैं, लो सेल्फ एस्टीम के नाम से जानते हैं।
सिम्टम्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। अब हमें कैसे पता चले कि किसी का जो सेल्फ एस्टीम है वह लो है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है? तो यदि ये बातें होंगी तो हम बताएंगे कि ये सेल्फ एस्टीम का लो होना होता है। पहला, फियर ऑफ स्पीकिंग और शेयरिंग ओपिनियंस, यानी बोलने पर और अपने विचार व्यक्त करने से क्या करना, डरना। अवॉइडिंग सोशल सिचुएशंस, यानी जो सामाजिक स्थितियां हैं उससे बचने की कोशिश करना। बीइंग ओवरले सेंसिटिव और क्रिटिसिज्म, आलोचना को अत्यधिक गंभीरता से लेना, यानी किसी ने ये कह दिया कि यार भाई तुम्हारी ये चाल है ये थोड़ी सी ठीक नहीं है, बस इस बात को ही लेके बैठ गए कि यार मैं तो अच्छा नहीं लग रहा लोगों को, मेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप घर आकर देखिए कि आपका जो आज हेयर स्टाइल थी वो थोड़ी-सी खराब हो गई, आपके दाँत में कुछ फँस गया, आपने ध्यान नहीं दिया, घर आके देखा, आप इसमें टेंशन कर लोगे, आज यार मैं बहुत बुरा लग रहा था। ये सिम्पटम्स किस चीज़ के हैं? लो सेल्फ एस्टीम के सिम्पटम्स हैं। ऑलवेज़ ब्लेमिंग वनसेल्फ फॉर फेलियर्स, और अपनी असफलता के लिए हमेशा खुद को दोष देते रहना कि मैंने ये कर दिया, मेरी वज़ह से ये हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, एटसेट्रा, एटसेट्रा। फीलिंग हेल्पलेस और इन्फीरियर, खुद को असहाय और हीन भावना महसूस करना, ये सिम्पटम्स किसके हैं? खुद के साथ लो सेल्फ एस्टीम के होने के लक्षण हैं। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी हैविंग लो सेल्फ एस्टीम, यानी ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व है जिसका जो खुद आत्मसम्मान क्या है, कम है, ऐसा व्यक्तित्व कैसा होता है? अवॉइड चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे व्यक्ति चुनौतियों और जिम्मेदारियों से बचते हैं। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। डिपेंड टू मच ऑन अदर्स फॉर अप्रूवल, दूसरों की स्वीकृति पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। जैसे मान लो आप कहीं शॉपिंग करने गए, आप अपने दोस्त को लेके गए, दोस्त ने जिस चीज़ के लिए हाँ कहा वो ले लिया, जिसकी ना कहा वह छोड़ दिया। अपना खुद का नहीं है, दूसरों की अप्रूवल पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। फिर एनेक्सियस, सैड और आइसोलेटेड, यानी चिंता, उदासी और अकेलेपन का अनुभव करते हैं। स्ट्रगल विथ मेंटेनिंग रिलेशनशिप, संबंध बनाए रखने में ये क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि लो सेल्फ एस्टीम होते हैं तो बहुत सारे इनके ब्लेम वगैरह चलते रहते हैं, तो इनसे रिलेशनशिप जो भी होते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो, दोनों में ये स्ट्रगल करते हुए रहते हैं। अगला है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। एक होता है पॉजिटिव यानी हेल्दी या हाई सेल्फ एस्टीम का होना, और एक होता है नेगेटिव यानी लो सेल्फ एस्टीम का होना। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम यानी कि सकारात्मक आत्मसम्मान, मेक्स ए पर्सन कॉन्फिडेंट, फोकस्ड एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग, यानी व्यक्ति को सकारात्मक सम्मान आत्मविश्वासी बनाता है, केंद्रित करता है और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। इट प्रमोट्स सेल्फ ग्रोथ एंड हेल्दी रिलेशनशिप, यह आत्मविकास को और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देता है। वहीं नेगेटिव सेल्फ एस्टीम क्या करता है, मेक्स ए पर्सन इनसिक्योर, एनेक्सियस एंड इंडिपेंडेंट या सॉरी डिपेंडेंट। वहीं नकारात्मक आत्मसम्मान क्या करता है, व्यक्ति को असुरक्षा पैदा करता है, चिंतित करता है और दूसरों पर निर्भर बनाता है। इट लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंस एंड डैमेज सेल्फ इमेज, ये खराब प्रदर्शन और नकारात्मक आत्म छवि की ओर लेकर जाता है नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। चलिए अब शुरू करते हैं यूनिट 4 की ओर हम बढ़ते हैं। यूनिट 4 जो रिलेटेड है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, यानी कि शारीरिक भाषा। शरीर की भाषा यानी शरीर के हमारे जेस्चर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, हमारे मूवमेंट कैसे हैं, पोस्चर कैसे हैं, मूव्स कैसे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, साइन कैसे हैं, और हम बॉडी के थ्रू यानी बिना बोले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा कर रहे हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज के नाम से। Body language is the non-verbal communication that includes facial expression, gesture, posture, eye contact and body movements। यानी शारीरिक भाषा वह गैर मौखिक संचार है जिसमें चेहरे के भाव, इशारे, मुद्राएं, आंखों का संपर्क और शरीर की गतिविधियां शामिल होती है। इट रिफ्लेक्ट्स ए पर्सन्स कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड इमोशंस। ये किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को, सोच को और भावनाओं को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे आपने कभी कोई स्कूल में या कहीं आपने जैसे मान लो टीचर ने आपको सामने बुला लिया और आप एकदम गर्दन नीचे करके खड़े हो गए, पीछे हाथ बांध लिए, तो इससे पता चल रहा है कि आप डरे हुए हो, सहमे हो, या शर्म आ रही है, या आप में कॉन्फिडेंस कम है। वहीं आपने अपने पोस्चर को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सामने ऐसे तन के खड़े हो, दोनों हाथ को एकदम सामने जो आपका स्टोमक है उसके बराबर में हाथ से हाथ मिला के आप खड़े हो, दैट मीन्स आप एकदम कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके और आई कांटेक्ट बनाए हुए हो। तो जो आप बिना बोले ही जो आपकी बॉडी से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है यानी महत्व क्या है बॉडी लैंग्वेज का? इट इनहेंसेस कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स,
ये बिना शब्दों के ही संवाद को क्या बनाती है, प्रभावशाली बनाती है। बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्लैरिटी, विश्वास और स्पष्टता को बढ़ाती है। रिफ्लेक्ट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ओपननेस, यानी ये अपने आत्मविश्वास को और अपने ओपननेस को दिखाती है। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल है, इन तीनों को देख के आप बता सकते हो कि जो बीच में बैठा है या बैठी है, ये मोर कॉन्फिडेंट है पहले वाले से और इन दूसरे वाले से। तो ये कुछ कह नहीं रहे, लेकिन इनकी बॉडी से जो हमें चीज़ों कम्युनिकेट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। ये बिना कुछ शब्दों के ही अपना जो कम्युनिकेशन है उसको ये क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शंस। यानी समस्या समाधान वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति समस्या को पहचानता है, उसके समाधान ढूंढता है और एक सर्वोत्तम विकल्प का क्या करता है, चुनाव करता है। यानी कि प्रॉब्लम क्या है, पहले इसको आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में सोचना और इसका क्या ढूंढना, पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से जानते हैं। इट रिक्वायर्स लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें लॉजिकल सोच का होना, यानी तार्किक सोच का होना, विश्लेषण करने की क्वालिटी होना और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको हम इसमें शामिल करते हैं कि आप किस तरीके से थिंकिंग कर सकते हो, किस तरीके से एनालाइज करते हो और किस तरीके से आप डिसीजन कर पाते हो। दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान के क्या स्टेप्स होते हैं या क्या चरण होते हैं। तो पहला, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी पहले तो समस्या की पहचान करना। गैदर इंफॉर्मेशन, यानी उससे संबंधित जानकारी एकत्र करना। जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन, उसके लिए क्या संभावित समाधान हो सकता है उसको जनरेट करना। इवेलुएट द एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन, और उनमें से किसी एक को उनका एवेल्युएशन करना, यानी मूल्यांकन करना जो भी ऑप्शन है, और उनमें से किसी एक को चूज करना, और जिसका आपने चूज किया है दैट उसका इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू, उसका कार्यान्वयन करना और उसको फिर वापस रीचेक करना। यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे, क्रिएटिविटी पे, इनोवेशन पे, आपके कॉज पे, गोल्स पे, मेथड पे, सॉल्यूशन पे, डिफाइनिंग पे। ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन करती है और ये वो स्टेप्स है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष और स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो संघर्ष और तनाव का प्रबंधन क्या कहता है? कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप। यानी संघर्ष कब पैदा होता है? जब व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के बीच क्या होता है, मतभेद होता है, तब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। स्ट्रेस इज ए मेंटल और इमोशनल प्रेशर कॉज्ड बाय चैलेंजिंग सिचुएशंस। जबकि जो तनाव है वह मानसिक या भावनात्मक दबाव होता है जो कि कठिन परिस्थितियों से पैदा होता है। मैनेजिंग बोथ इज द एसेंशियल फॉर पर्सनल पीस एंड वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। और इन दोनों का ही जो मैनेजमेंट करना है या प्रबंधन करना व्यक्तिगत शांति और कार्यक्षमता के लिए क्या है, अति आवश्यक है। दैट्स वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जरूरी है। अब वेज टू मैनेज, यानी मैनेज करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। पहला, कम्युनिकेट कामली एंड क्लियरली। शांत रहे और स्पष्ट रूप से आप कम्युनिकेशन करें। लिसन एक्टिवली एंड रेस्पेक्टफुली, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुने और सम्मानपूर्वक सुने। फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट ब्लेम, आप समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें, ना कि दोषारोपण करें। यानी आप ब्लेम करने की बजाय क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर ध्यान दें। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, यानी श्वास अभ्यास या ध्यान जैसी क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान दें कि जैसे मेडिटेशन वगैरह करें, ताकि आप इनर वे से क्या हो पाए, काम हो पाए। मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य और जीवन शैली के बीच क्या रखें, तो बैलेंस रखें ताकि हम स्ट्रेस से बच सके। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल, यानी निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता या निर्णय क्वालिटी। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? हमारे सामने कई तरीके के ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी बेटर को सिलेक्ट करना क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल चॉइसेस। यानी निर्णय लेने का अर्थ हुआ कि उपलब्ध विकल्पों में से किसी सबसे अच्छे विकल्प का क्या करना, चयन करना। गुड डिसीजंस लीड टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस, और सही डिसीजन लेना व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में क्या करता है, सहायक होता है। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मुझे उस टाइम गलत डिसीजन ले लिया, इस वजह से मैं ऐसा काम कर पाया, या कई बार आप सोचते हो उस टाइम मैंने सही डिसीजन लिया और आज मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो जो आपका एक डिसीजन है वह आपको चाहे पर्सनली हो या जो प्रोफेशनली हो, दोनों तरीके की सक्सेस को क्या करता है, लीड करता है। की एलिमेंट्स यानी मुख्य तत्व क्या होते हैं? क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज, यानी जो समस्या है उसका स्पष्ट आपकी समझ होनी चाहिए।
लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच होनी चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोज एंड कॉन्स यानी हम जो काम करेंगे उसके क्या बेनिफिट और क्या इससे नुकसान हो सकता है, इनका इवैल्यूएशन होना, टाइमली एंड कॉन्फिडेंट एक्शन, समय पर काम करना और आत्मविश्वास के साथ काम करना, ये डिसीजन मेकिंग की क्या है, मुख्य प्रैक्टिसेज है या तत्व है। बात करते हैं लीडरशिप एंड क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर यानी नेतृत्व क्या है, नेतृत्व क्या है और नेता के यानी सफल नेता के या एक इफेक्टिव नेता के क्या गुण होने चाहिए, किसको बोलते हैं नेता। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड इंस्पायर अदर्स टू अचीव ए कॉमन गोल यानी नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करना, उनको मार्गदर्शन देना और उनसे किसी कॉमन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना, उन्हें प्रेरित करना, दैट इज लीडरशिप। यानी लीडरशिप का मतलब होता है अपने व्यवहार से लोगों को क्या करना, इन्फ्लुएंस करना और एक ही डायरेक्शन में कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना, उनको गाइड करना और उनको मोटिवेट करते हुए काम करना। ए सक्सेसफुल लीडर मोटिवेट्स द टीम एंड क्रिएट्स ए विजन फॉर प्रोग्रेस और एक जो सफल नेता होता है वह टीम को प्रेरित करता है और विकास की दिशा में मार्ग प्रशस्त करता है कि हमें किस तरीके से आगे लीड करना है या आगे बढ़ना है। क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर और एक सफल नेता के या एक अच्छे नेता के, प्रभावशाली नेता के क्या गुण होने चाहिए। इट शुड बी ही शुड बी विजनरी एंड प्लानिंग, वह दूरदर्शिता वाला होना चाहिए और अच्छा प्लान करने वाला होना चाहिए। इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ईमानदार और नैतिकता से भरपूर होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, उसकी जो कम्युनिकेशन पावर है या संवाद कौशल है वह अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड करेज, आत्मविश्वास होना चाहिए और साहसी होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी उसमें होनी चाहिए यानी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना से भरा हुआ होना चाहिए। एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स और दूसरों को प्रेरित करने की उसमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो एक सफल नेता के ये जो गुण हैं, ये हमने गुण यहाँ बताए और ये आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें ये आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप एंड एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, ये अभी हमने डिटेल क्लास करी है, हम इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप चेकआउट करते रहिएगा, हम जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण, चरित्र का बनना। कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज, एथिक्स एंड डिसिप्लिन इन ए वंस लाइफ यानी चरित्र निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में मूल्य, नैतिकता और अनुशासन का क्या करता है, विकास करता है। इट फॉर्म्स द मोरल फाउंडेशन ऑफ ए पर्सन्स दैट एंड शेप्स देयर डिसीजंस एंड एक्शंस, यह किसी व्यक्ति के नैतिक आधार को मजबूत करता है और उसके निर्णयों और कार्यों को क्या देता है, दिशा देता है। की एस्पेक्ट क्या है? ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडनेस और डिसिप्लिन यानी अच्छे चरित्र की जो अगर बात करें उसके निर्माण में, तो ईमानदार होना, सम्मानपूर्वक होना, जिम्मेदार होना, दया भावना वाला होना और अनुशासित होना, ये उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के क्या है, मुख्य पहलू है। टीम वर्क यानी समूह भावना, समूह है, टीम ही बात कर ले, दल की बात करें। टीम वर्क इज दी कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ ए ग्रुप टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी टीम वर्क का मतलब हुआ एक समूह का सहयोगात्मक प्रयास जिससे कोई साझा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। टीम वर्क का मतलब होता है कई जने मिलकर, कई लोग मिलकर इस एक लक्ष्य के लिए क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए काम करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। जैसे हम क्रिकेट की टीम की बात करें तो उनका गोल क्या है, गोल है रन बनाना या जो टारगेट मिला उसको जीतना। तो ये सारे लोग जो 11 के 11 प्लेयर है, ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन करेंगे तभी तो वह क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑपरेट करते हुए काम करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट और ये आपसी तालमेल पर, विश्वास पर और आपसी सम्मान पर क्या होता है, आधारित होता है। बेनिफिट्स ऑफ टीम वर्क यानी टीम वर्क के लाभ क्या है? शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का बंटवारा होता है। बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी बेहतर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी, रचनात्मकता में बढ़ोतरी होती है क्योंकि टीम भावना के साथ काम करते हैं, तो जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है वह काम करता है और कई लोग मिलकर जब काम करते हैं तो एक अच्छा डिसीजन वह ले पाते हैं। फास्टर गोल अचीवमेंट और लक्ष्यों की जल्दी प्राप्ति करते हैं। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप और आपसे में तालमेल बैठने से जो रिलेशनशिप है वह भी क्या होता है, मजबूत बनता है। टाइम मैनेजमेंट आप जैसे समझ ही रहे हो कि टाइम को मैनेज करना और उसके अकॉर्डिंग काम को डिसाइड करना। टाइम मैनेजमेंट इज द स्किल ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वंस टाइम इफेक्टिवली
टू अचीव गोल्स, यानी समय प्रबंधन वह कला है जिसमें व्यक्ति अपने समय की योजना बनाकर कार्यों को सही ढंग से क्या करता है, पूरा करता है। इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यह तनाव को कम करता है और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यानी कि यदि आपने अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज कर लिया तो आप अपने सारे काम समय पर पूरे करोगे, और समय पे पूरे करोगे तो आपको काम का जो स्ट्रेस है वह नहीं होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। अब कई लोग क्या करते हैं, काम को पेंडिंग रख लेते हैं और काम बढ़ जाता है, और जब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो घाई घाई में रहते हैं, यानी जल्दी जल्दी में रहते हैं, और जल्दी में रहते हैं तो स्ट्रेस भी बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है अपने में, यानी प्रभावी समन्वय प्रबंधन में क्या क्या शामिल है। सेटिंग प्रायोरिटीज, यानी आपको प्राथमिकताओं का निर्धारण करना पड़ेगा, किस काम को मुझे पहले करना और किसको मैं बाद में कर सकता हूँ। क्रिएटिंग शेड्यूल्स, आपको समय सारणी बनानी होगी, मुझे किस तरीके से काम करना है। अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालम-टोल से बचना होगा, यानी कि हमारी जो पोस्टपोन वाली हैबिट है, यानी हम काम को पोस्टपोन करते हैं, अब नहीं बाद में कर लेंगे, तो इस तरीके की जो टालम-टोल वाली हैबिट है उसको कम करना। मीटिंग डेडलाइन्स, यानी समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना। सॉरी, मीटिंग डेडलाइन्स, यानी जो हमारी समय सीमा है, जो काम का हमने टारगेट लिया है, उस काम में हमें उसको पूरा करना। इस तरीके की जो बातें हैं, ये सारी जो मेथड है, या यूँ कहे ये कुछ फैक्टर है जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अपने आप में इन्वॉल्व करता है। वर्क एथिक्स का मतलब होता है कार्य नैतिकता। वर्क एथिक्स क्या होते हैं? दीज आर दी मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गाइड बिहेवियर एट ए वर्क प्लेस, यानी कार्य नैतिकता वो नैतिक सिद्धांत और मूल्य होते हैं जो कार्यस्थल पर व्यवहार को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। ए पर्सन विद गुड वर्क एथिक्स इज सिंसियर, पंक्चुअल, ऑनेस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल। एक जो अच्छा कार्य नैतिक व्यक्ति होगा वह ईमानदार होगा, समयनिष्ठ होगा, जिम्मेदार होगा और क्या होगा, मेहनती भी होगा अपने काम को लेकर। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, यानी अच्छी कार्य नैतिकता की क्या एग्जाम्पल है? रेगुलर अटेंडेंस, वह नियमित उपस्थिति देगा। कमिटमेंट टू क्वालिटी, वह गुणवत्ता की तरफ के लिए प्रतिबद्ध रहेगा कि काम अच्छा होना चाहिए। रेस्पेक्टिंग रूल्स एंड अथॉरिटीज, वह नियमों के पालन करेगा और जो सीनियर्स है उनका वह सम्मान करेगा। टेकिंग ओनरशिप ऑफ वर्क, वह कार्य की जिम्मेदारी लेगा, काम गलत हो गया इसकी भी जिम्मेदारी लेगा, सही होगा इसकी भी वह जिम्मेदारी लेगा। गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स, यानी अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर इन सोशल एंड प्रोफेशनल सिचुएशन, यानी अच्छा व्यवहार और शिष्टाचार का अर्थ हुआ कि सामाजिक और व्यावसायिक स्थितियों में विनम्र रहना और सम्मानजनक व्यवहार करना। इट क्रिएट्स ए पॉजिटिव इंप्रेशन एंड स्ट्रेंथ्स रिलेशनशिप, ये सकारात्मक छवि को बनाता है और संबंधों को मजबूत करता है। यानी कि आप अच्छे मैनर के साथ दूसरों से पेश आते हो तो आपकी जो इमेज है वह भी क्या बनती है, पॉजिटिव इमेज बनती है, और आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वह भी क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ग्रीटिंग्स पीपल पोलाइटली, यानी लोगों का विनम्रतापूर्वक अभिवादन करना। जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, तो सुबह सुबह आप जाते हो तो एकदम बड़े विनम्र भाव से एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करना, या एक दूसरे को जय श्री राम बोलना, या फिर जिस भी भावना में आप सुबह अभिवादन करते हो, एकदम विनम्रतापूर्वक आप क्या करते हो, दूसरों को पोलाइटली ग्रीट करते हो, तो ये आपके गुड मैनर्स को शो करता है। सेइंग थैंक यू एंड सॉरी, आप लोगों को जैसे आपने किसी से सुबह सुबह रजिस्टर में साइन करने के लिए पेन मांगा, तो जिसने आपको पेन प्रोवाइड किया आपने उसको क्या बोला, थैंक यू बोला। या आप चल रहे हो किसी के साथ आपकी कोने टच भी होगी तो आपने उसको सॉरी बोला, एक बहुत ही पोलाइट भाव से। तो ये आपके गुड मैनर्स को शो करता है। लिसनिंग पेशेंटली, किसी को आप धैर्यपूर्वक सुन रहे हो। रेस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, लोगों की निजता का आप सम्मान करते हो, यानी कि लोगों की प्राइवेट लाइफ कैसी है उसको आप आराम से, जैसे मान लो आप ऑफिस में हो, दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, या वह अपनी किसी आपने अपनी ओपिनियन उस पे बताई, वह उसको अलग तरीके से बताता है, आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो कि हाँ, प्राइवेट लाइफ है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, तो उसका आप क्या करते हो, रेस्पेक्ट करना। यूजिंग रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, और एक दूसरों के लिए सम्मानजनक भाषा का क्या करना, प्रयोग करना, ये हमारे गुड मैनर्स और एटिकेट्स को बताता है। और ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, वर्क पैलेस की बातें कर रहे हैं। तो वर्क पैलेस पर हमारा अच्छा व्यवहार और शिष्टाचार बताता है कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, सिचुएशन है, उसमें हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, वन सेकेंड।
अब जो इसके ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें हमने बात करी थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेमेस्टर सेकंड की, और इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वह लोड हो रहे हैं। सो टू बी कंटिन्यूड विद योर करियर पार्टनर करियर एजुनिस्ट। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी इस वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वेबसाइट की स्टडी मटेरियल टैब पे जाओगे तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट मैसेज से संपर्क कर सकते हो। चैनल पर यदि नए हो तो एज यूजुअल आपको सब्सक्राइब करके जाना है, और अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की सफलता सुनिश्चित कर देगा। और हाँ, जुड़े रहिए, बने रहिए अपने करियर एजुनिस्ट के साथ। धन्यवाद।